तो अब आई थिंक हम लोग शेयर करते हैं। उसी स्ट्रैटेजी से अब हम काम करते हुए आगे चले। तो आज हम सीधे फॉर्मूलाज को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, राइट बेटा। तो आज से हम एक बात जान जाते हैं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बोल रहे हैं किसी एक पॉइंट से, यहाँ से इसी पॉइंट से करंट कुछ बह रहा है, उसको आई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन होगा वायर का, जो कि ये दिख रहा है, इसको मैग्नीफाइड वर्जन्स में आपको दिख रहा है नहीं, ये वाला छोटा सा सेक्शन को लिया है। तो इसके क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो उसके आई को बताएगा, ठीक है। और ये दो चीज होती है हमारे पास, इंस्टैन्टेनियस करंट होती है, जबकि किसी, जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट ए जहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसके थ्रू मुझे 2 कूलम 1 सेकंड में पास हो जा रहा है, तो वहां पे हम एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। और इंस्टैन्टेनियस की, जब किसी टी टाइम पे यानी 1 सेकेंड पे कितना करंट इससे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं, इंस्टैन्टेनियस के लिए कहते हैं। ये बात आपने देखा होगा कि वेलोसिटी में भी क्या कहते हैं, एक कहते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, राइट। वहां पे v में क्या होता है, वहां dq बाई dt की जगह क्या हो जाता है, वहां dr बाई dt होता है, राइट। वेलोसिटी का यही डेफिनेशन होता है। तो यहां पे हम ये बात जानते हैं कि इंस्टैन्टेनियस में चाहिए तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए होगा, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आई में जैसे dq बाई dt है, यहाँ में कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे जो q है वो एक प्रकार से स्केलर वैल्यू है, अंदर में जो ये r है वो एक वेक्टर वैल्यू है। तो इसी के लिए इसका डेरिवेटिव का जो आंसर आता है वो एक वेक्टर होता है, इसका डेरिवेटिव का आंसर आता है वो एक स्केलर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जब करते हो तो आपके पास इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी आती है। याद करो, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि आपके एक बंदा है जो कि एक पाथ पे चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, सच दैट कि उसका जो ए से जो डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको कह रहे हैं एक्स, वो ऐसा फंक्शन फॉलो करता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसके लिए कहते हैं, चलो ये ऐसे फॉलो करता है, t² बाई 2, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट t² बाई 2 होता है, ठीक है। ये फंक्शन कोई फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, dx बाई dt क्या हो जाता है आपके पास आता है 2t+0, आपका पास आएगा ये वाला का। तो ये 2t क्या कहते हो कि सर ये इसकी स्पीड, यहां अगर आपके पास r, ये x हो, तो ये x बनेगा, और ये आपके पास इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी आती है। मैंने ये r को ऐसे x क्यों लिखा, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक चीज कह दिया कि r क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से नापा जाता है, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से अगर कभी भी नापा जाता है तो यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूं कि ये हमेशा ही ना ये पोजीशन वेक्टर ना हमेशा एक्स के फॉर्मेट में होगा। इसका अर्थ है सर कि इसका वाई 0 रहेगा और जेड 0 रहेगा, या रहेगा भी, अगर 1 भी रहता है, जेड 0 भी रहता है, तब ये चेंज नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं बोलूं कि ऐसे वेक्टर फॉर्म में, याद है आपको लिखते थे, तो लिखते थे आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे पोजीशन वेक्टर। क्योंकि 3D में अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन बताना है तो मुझे उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी मालूम होने चाहिए, मुझे उसके वाई कोऑर्डिनेट भी मालूम होने चाहिए, उसके जेड कोऑर्डिनेट भी मालूम होने चाहिए। और फिर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है कुछ ना कुछ, जैसे कि ये रहा। और इसमें मैंने एक्स के सिर्फ एक्स लिखा क्योंकि ये वाले कंपोनेंट, इनका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लेता हूं ये कांस्टेंट बने रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो यहाँ पे पूरे सेक्शन पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो सिर्फ ये वाला पोर्शन वेरी कर रहा है, बाकी ये कांस्टेंट की तरह होंगे, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मैं बोलने का अर्थ समझ लीजिए कि आई के साथ भी वैसे ही होता है।
ठीक है। अगर हम अब यही इंस्टेंटेनियस निकाल, अब यहाँ पे बोलता है कि t इज इक्वल टू ये t स्क्वायर प्लस 2 था ना, हाँ इसका t 2t आया। अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी एज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप इसमें 1 सेकेंड डालते थे और फिर इसको आप बोलते थे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये एट 2 सेकेंड पे क्या आ रही है वो होता है। सेम चीज अगर किसी पॉइंट, याद रखिएगा आपके साथ क्रॉस सेक्शन फिक्स रहेगा यहाँ पे, कि आप किसी एक क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते रहेंगे। कोई एक पॉइंट ए लेंगे और बोलेंगे कि ए यहां पे इसका क्रॉस सेक्शनल ये है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं डी क्यू बाई डी टी अगर कुछ अगर आपके पास आती है, यानी क्यू इसका फंक्शन ऑफ टाइम हो, यानी टी स्क्वायर प्लस 2 हो, इसका अर्थ क्या हो रहा होगा, इसका अर्थ हो रहा होगा सर कि टी क्यू जो है इसका फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी टी अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्यू क्या आएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्यू 2 आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे t इज इक्वल टू आपके पास ये लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो q आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आएगा 1 + 3। फिर अगर t इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपके पास आएगा 2 2 4 + 6। ये देखो ये q चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे एकदम स्टेडी मोशन हो रहा है, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा होगा। पहले थोड़े कम इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे dq बाई dt का अर्थ ऐसे हम सोचेंगे कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो रहे होंगे, q का नंबर ऐसा नहीं है कि हमेशा वही पास हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं बोल दूं कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे देखो, तो यहाँ पे q एज अ फंक्शन ऑफ, सिंपल एकदम लीनियर रिलेशन है ना, ये एकदम लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है, आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो समझ लो इसको कुछ वैल्यू डाल देते, इसको बोल देते अल्फा। तो अगर मान लेते q इज इक्वल टू अल्फा, एक रिलेशन रखते हैं अल्फा टी, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं dq बाई dt, तो इधर आ जाएगा अल्फा। ये आपको रिलेशन दे रखा है। इसका अर्थ क्या है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसे पास हो रहा है चार्ज, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे देख रहे हो तो ये आ रहा है वैल्यू q का, t इज इक्वल टू 1 पे रखोगे तो ये वैल्यू आएगा, कुछ जो इस पे सब्स्टिट्यूट करते जाओगे। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन हो सकते हैं। तो वहां पे हम क्या कहते हैं, वहां पे अगर इंस्टेंटेनियस है, अगर किसी टी टाइम पे मुझे बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन से करंट कितना पास कर रहे होंगे, तो डेरिवेटिव लूंगा और फिर टी का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। समझ में आ गया? ये 1 2 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये 1 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपके पास अगर आपको देखना है, अगर आपको एक देखना है तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो। अच्छा, इसको आगे करवाऊंगा तो आपको और क्लियर आएगा। ठीक है, सबको आ रहा है ना, ऐसा तो ऊपर तो नहीं जा रहा है ना ज्यादा? ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा 1 2 दिन अभी आपको लगेगा, फिर बाद में प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और वही वाली बात है, अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो dq बाई dt होगा। और ये क्या दे रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन, कोई एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट के पास जो क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं क्रॉस सेक्शन इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट इधर बह रहा है तो इस एरिया को, इस सरफेस को क्रॉस सेक्शन कहेंगे। अगर आपने ऐसा ले लिया एक सेक्शन, ये भी एक हैक सेक्शन लिया जा सकता है एरिया का, तो याद रखिएगा करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इसको ये वाला चाहिए। क्रॉस सेक्शन का अर्थ वो होता है। ठीक है, तो यहां पे हम इसी के लिए हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बना दिए थे, इसी दिन के लिए। तो एरिया के लिए मानते हैं कि ये एरिया है, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको 2 कंपोनेंट में बांटते। एरिया का ये एरिया वेक्टर को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद है कि नहीं, कि अगर कोई एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एरिया के साथ एक वेक्टर साइन कैसे साइन करेंगे। जैसे आप वेलोसिटी असाइन करने के लिए एक पार्टिकल होता है, तो उसी के ऊपर उसके उसके पार्टिकल जो है उसी को टेल बनाते हुए एक वेलोसिटी ऐसे ऐड कर देते हैं। तो ये एक बोल देते हैं ये वेलोसिटी वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसके ऊपर फोर्स, ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो। तो एरिया के लिए कैसे करेंगे, तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, ये पूरा एरिया का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है,
जब ये क्लोज्ड हो जाता है तब हमारे लिए बेनिफिट होता है, रेडियली आउटवर्ड वाले को ही हम एरिया को मानते हैं, इनवर्ड वाले को नहीं। लेकिन ओपन रहता है तब कोई भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जहां करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन मानना है। तो यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन इधर फ्लो कर रहा है तो एरिया भी इसी वेक्टर को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एसोसिएटेड है इसका ये रहेगा, ये एरो इस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो एरिया इसके अंदर आता होगा वो इसका मैग्नीट्यूड देगा, इस एरो का लेंथ देगा, और डायरेक्शन क्या देगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको हम रिजॉल्व कर देंगे। ये जो करंट है, करंट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये वेक्टर को, इस वेक्टर को क्या मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ सर, ये जो उनके बीच मान लेते ये डायरेक्शन के साथ इसका एंगल थीटा, तो ये इधर वाला जो आएगा वो क्या आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड ए है, तो ए वेक्टर है यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इसका अगर यहाँ पे लेते हैं कंपोनेंट लेते हैं, तो इसको मैं अगर दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस कलर से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये आएगा ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। तो इस केस में आप जब बोलोगे तो यहाँ पे देखो इसको तुरंत तोड़ दिया आपने, एक जो डायरेक्शन है करंट के और ये वाला, तो ये वाला ए कॉस थीटा जो आया आपको वो लेना है एरिया, क्योंकि ये एरिया क्या है इसका, देखो ये एरिया का ये वाला आप एक वेक्टर हो गया ना। अब इसके लिए आप उल्टा उल्टा काम करो, इससे रिलेट करके एरिया ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसका हमेशा वो नॉर्मल होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ये देखिए सर परपेंडिकुलर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा सर, ये मैग्नीट्यूड एरिया इसका होगा ए कॉस थीटा। ठीक है। तो इस सेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की तरह काम होता है। ठीक है। तो ए जो लेते हैं, इसी के लिए आप अभी देखोगे इसको, जे को जो डेफिनेशन आएगा जे का, वहां डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि किस क्रॉस सेक्शन, जब क्रॉस सेक्शन उसको बोलते हैं जो कि कौन सा एरिया, जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ये बात समझ में आ गया ना। अगर नहीं होगा तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा वैसा, उस एरिया वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक एरिया वेक्टर जो इस वाला फॉर्मेट में रिजॉल्व होगा वो ये होगा, और दूसरा वाला कौन होगा, वो ऐसा होगा एरिया वेक्टर जो नीचे की ओर होगा उसका। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे ये ग्रीन वाला मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, ये वेक्टर डिकम्पोजिशन है, वही वेक्टर है लेकिन इसको हमने क्या कर दिया है, दो डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल के डायरेक्शन में बांट दिया है। इसी को तो वेक्टर डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है। अरे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से चीजें दिखेगी बेटा। ठीक है, अभी डरना मत। ये आपके पास जो आएगा ना, इसको आप हमेशा याद रखना, इसको आप यूज करना हमेशा। इसके लिए फॉर्मूला बुकलेट एक टाइप का हमने बना दिया, और आपके पास ग्रुप में आज शेयर भी हुआ होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब उसमें से क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे, सीधे आंसर किए जाएंगे। ठीक है। दूसरा बात आता है यहाँ पे सारा कुछ का, आपको याद करो वहां पे, ये सब कुछ ले आता हूँ। ठीक है। याद करो कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास ये आई थी कि नहीं? याद करो कि इसको मैंने बोला था कि ऐसे याद रखना, फाइनल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे लीनियर मोशन का केस है ये लीनियर मोशन का है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हम, इसको अब क्या कर रहे हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन में रैंडमनेस था ना, ऐसे ऐसे से इसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम से कन्वर्ट कर दिए। इस सिस्टम में क्या बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्थिर है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्थिर है, सब रुका हुआ है, कोई अब इसके अंदर मतलब वो कर्नर वर्नर हट गए, अब रेसिस्टेंस है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ लो एक पानी की तरह, और अब पानी में वो कोशिश कर रहा है फ्लो करने का। अब चीजों को पूरा यूनिफॉर्म बना दिया। अब ऐसा नहीं रहा कि उस एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ही न्यूक्लियस रखा हुआ है या कर्नल रखा हुआ है, वहां जाएगा तभी टकराएगा, तभी कोलिजन हो रहा है, तभी रेसिस्टेंस उसको मिलेगा। नहीं, अब मैं बोल रहा हूं कि हर टाइम उसको रेसिस्टेंस मिलेगा, यूनिफॉर्मली पूरा रेसिस्टेंस बांट दिया उस कंडक्टर के अंदर। और इलेक्ट्रॉन अपना स्थिर है जब तक आप एक्सटर्नल फीड नहीं लगाओगे, यानी बैटरी नहीं ऐड करोगे।
एक्सटर्नल फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इसके अक्रॉस बैटरी लगा के। ये बैटरी करता क्या है सर? ये देखिए एक प्रकार से पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। अगर इसको मानते V वोल्ट का बैटरी है तो ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डेवलप्ड हो रहा है। तो सर ऐसे कैसे कह सकते कि यहाँ E क्रिएट हुआ होगा? तो मैंने आपको याद करो फॉर्मूला बताया था एक प्रकार से, ये बताया था बेटा आपको, डेल V बाई डेल एक्स माइनस टाइम इज इक्वल टू माइनस टाइम EX। याद है ये वाला फॉर्मूला? इसका अर्थ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है, तो माइनस टाइम ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव्स अस फील्ड। देखो ये V क्या होगा ना, ये लीनियरली यहां से घटना स्टार्ट होगा यहां तक चला जाएगा 0, और ये लीनियरली करता है, तो इसी कारण से ये एकदम लीनियरली जा रहा है। तो देखो एक लीनियर फंक्शन का ये क्या है, इसको अगर x के टर्म में करें, पार्शियल तब लगाते हैं जब यहाँ पे r लिखते हैं, जब पार्शियल तब लगाते हैं जब यहाँ पे r लिखते हैं। अगर x लिखते हैं तो यहाँ d में कन्वर्ट कर देते तुरंत। इसका अर्थ आपको मालूम होगा कि पार्शियल क्यों लगाते हैं, dv बाई डेल r क्यों ऐसा लिखते हैं? तो इसके पीछे कारण है, दिस इज इक्वल टू dv बाई dx करना है। ये पहला बात होगा, ये समझ लेना। x मतलब r जब लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जब बाकी मैं बोल दूं y और z आपके पास कांस्टेंट है, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे आप v जो दिया रहता है x और y और z का फंक्शन दिया रहता है आपके पास, उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को क्या कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, याद है ना आपको? तो ये देखो ये लीनियरली क्या कर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो एक कांस्टेंट फील्ड जरूर क्रिएटेड होगा इसके अक्रॉस, तो वो एक कांस्टेंट फील्ड को हम E बोलते हैं। और वो E क्या करता है, इस कारण से यहाँ पे रुके हुए जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है जो होमोजीनियसली पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब वो क्या हो गए, होमोजीनियसली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और रखे हुए, और हर क्रॉस सेक्शन पे ऐसे रखे हुए, ये नेक्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन इस पे रखे हुए, और सब क्रॉस सेक्शन पे इक्वल नंबर पे रखे हुए। अब ये क्या होता है, जैसे ही E आ रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे फ्लो होते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म, एक प्रकार से हमने इसको मोशन माना, ये यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन माना था और ये निकाला था। और इसको याद करो कि हमने बोला था कि इसका सब इक्वेशंस को जोड़ा था और फिर इसके बाद 1/n से डिवाइड किया था, और वो कहा था कि एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं उसको हमने vd कहा था, और ये क्या कहा था, या u तो 0 आता है कंडक्टर के केस में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वाला आपके पास आता है उसमें u 0 आता है। क्यों? रैंडमनेस के कारण, ये स्टैटिस्टिकल लॉ कहता है। ठीक है, ये 0 आता है, और आपके पास a आपको निकाला था कि आप a कैसे निकालोगे, कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम टाइम्स ए सर होता है। और सर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहा है कि इसके ऊपर एफ नेट जो लग रहा है वो एक सिंगल फोर्स है, दैट इज क्यू टाइम्स ई, क्योंकि एक कोई चार्ज जिसके ऊपर, एक कोई पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू टाइम्स ई, और ये दोनों को हम करें तो Q इंटू ई आपके पास मास इंटू एसिलेशन के बराबर होना चाहिए सर, और फिर आपके पास एसिलेशन QE/m आता है, और इसी एसिलेशन को रख देते हैं और ये क्या बन जाता है, ये आपके पास आ जाता है QE/m इंटू टी, और टी का भी देखो सारा का ऐड किया था और एवरेज लिया था, तो टी क्या बन जाता है, टाउ। और यहाँ पे Q जो होता है सर, क्योंकि हमारा केस है, हमने बोला है, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी इन, हमारा चैप्टर का नाम है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसको पूरा नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर। हम और इसके अलावा किसी और में नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो Q होगा वो हमेशा कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यहाँ पे ये -E आ जाएगा सर Q की जगह, और ये फॉर्मूला ये आ गया था, याद है ना? अरे याद आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, सबको याद आया ना? तो इस फॉर्मूले को आज से आपको रट लेना है।
इससे आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। यहां से थोड़ा मॉडिफाई किया इसको, इसी चीज को मॉडिफाई किया क्या कि ई को देखो, टाउ को अंदर ले जाके ई को बाहर निकाला है, तो ई इंटू टाउ बाई एम ये क्वांटिटी बना दी, एक एक पैरामीटर बना दिया और इंटू ई लिख दिया। इससे क्या मुझे मालूम चल रहा है कि इससे देखो एक रिलेशन मालूम चल रहा है। देखो इसके अंदर एक टाउ सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड कर रहा है कि वीडी क्या होगा। ई और एम तो वही रहेंगे भैया, हर कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ई कांस्टेंट बन गया। सारे के केसेस में अगर अगर मेटल 1 के लिए हम स्टडी करेंगे तो इसके लिए क्या चेंज आएगा, और मेटल 2, दोनों दो मेटल्स के लिए हम स्टडी कर रहे हैं कि इसके दोनों के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा। ई तो इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन वही काम कर रहे हैं। इसके लिए भी एम होगा, ये मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी होगा। ये टाउ में चेंज आएगा। ये इसके पास जो दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कम रेसिस्टेंस उसको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। एक दो इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, एवरेज टाइम, उसको टाउ कहते हैं। और ज्यादा टाइम मतलब टाउ ज्यादा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, टाउ मतलब टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1 बोलूं तो इसका अर्थ क्या हो रहा होगा, टाउ 2 ज्यादा, यानी इसके रिलैक्सेशन टाइम इसका ज्यादा, यानी इसका कोलिजन होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी रेसिस्टेंस कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो टाउ अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, राइट। किसी का कोई कॉम्पैक्टली बंधा हुआ होगा तो उसमें जल्दी जल्दी कोलिजन, मतलब टाइम कम मिल रहा होगा उसको, हर कोलिजन तुरंत हो जा रहा होगा, तो उसके लिए जो एवरेज टाइम भी आएगा वो कम आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रकार से टाउ क्या हो गया, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ई तो ये सब कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे ऐसे वीडी को लिख सकते हैं कि अगर इसको बोल दूं कि ये मटेरियल के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इसको एक म्यू कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई जो है आपके पास ये डिपेंड करता है आप कितने वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, उसके हिसाब से ई प्रोड्यूस होगा। तो एक वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर डिपेंड करता है ई के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल। ये ऐसे समझने के लिए आसान होता है कि किस टाइप का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया ये चीज। तो ये आपका पहला रहा इक्वेशन। अब दूसरे के लिए आपके हम बात करते हैं, क्या है दूसरा इक्वेशन। ये दूसरी बात, इसको आप याद रखिएगा। इसके प्रूफ के लिए हम नहीं जा रहे हैं, ये प्रूफ के लिए हम नहीं जा रहे हैं, इसके प्रूफ के लिए वो ये है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ऐसे याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखेंगे आप, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। क्यों, कैसे, इसमें अब क्या क्या है ये बात करते हैं, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेके क्यों काम किया। देखो अभी मैंने आपको बोला था एरिया कोई भी हो सकता है, आपने वायर का लिया तो आप ऐसे भी तो ले सकते एक एरिया। आपको कैसे मालूम कि अगर मान लेते आपको इस, चलो सिलिंड्रिकल में है तो आपको ऐसा आ रहा है इंटेंशन। अगर मैं बोलूं कि स्फीयर के एक सर यहाँ पे एक स्फीयर, एक शेल है, एक थिक स्फेरिकल शेल है, तो यहाँ पे एक कोई वो बैटरी लगाया और दूसरा टर्मिनल बैटरी का ऐसे लगाया, देखो ऐसे लगा दिया, तब तो आपको नहीं मालूम कि कौन सा एरिया लेना है। यहाँ पे आप ऐसे ले रहे हो, कोई ऐसे ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या होता है, इन जेनरिक हम क्या बोलते हैं, कोई भी एरिया ले लो, इस पाइप से जो बह रहा होगा कोई भी एक एरिया ले लो, तो इसी के लिए। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमेशा डिपेंड आ जाएगी, सबकी सेम आएगी, मतलब ये तो इसके डिपेंड करती है कि ई के ऊपर डिपेंड करती है, और मीडियम कैसा बना है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सॉरी नेचर ऑफ द मीडियम की। तो वीडी तो उसके लिए सेम रहेगी। आप इस क्रॉस सेक्शनल से देखो या इस क्रॉस सेक्शन से देखो, या आपको मन करे तो ऐसे क्रॉस सेक्शन से देखो, वीडी तो उसके लिए सेम रहेगी ना। इसके अंदर तो यहाँ के लिए भी मटेरियल वैसे ही सेम है, यहाँ पॉइंट के लिए भी मटेरियल सेम है, इस पॉइंट के लिए भी मटेरियल सेम है, इसके लिए भी मटेरियल सेम है। ई भी कांस्टेंट बनी हुई है क्योंकि बैटरी तो हमने चेंज किया नहीं, आपको लगा के एक दे दिया था। हाँ, आपको बस फ्रीडम दे दिया कि आप ए अपने मन से सेलेक्ट करो, तो जैसा भी सेलेक्ट कर रहे हो जब भी आएगा तो देखो ई डॉट वी डी, यानी जब भी आप लोगे कॉस थीटा वाला लोगे तो कॉस थीटा वाला जैसे ही लोगे तो ये हमेशा यही आते रहेगा,
हमेशा यही आते रहेगा, इसका हमेशा यही आते रहेगा। ठीक है, इसी के लिए इसको ए जब बोलते हैं तो याद रखिएगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे दूसरी बात हम बता देते हैं एन क्या होता है। तो एन को हमने लिखा है वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। आपको याद रखिएगा डेंसिटी के बहुत अनेकों रूप है। एन मतलब यही डेंसिटी हम उसको कहते हैं मास डेंसिटी। इसी डेंसिटी से हम नाम याद करते हैं चार्ज डेंसिटी। इसी डेंसिटी से आप आज आ गया नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम अगेन डेंसिटी तीन टाइप में बांटी जाती है, लीनियर, सरफेस मतलब एरियल या वॉल्यूम। अगर आपके पास मास एक स्ट्रिंग पे दे रखा है तो आप क्या कहते हो, इसका लेमडा है। तो ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी की ये मास आखिर इस लाइन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यही एक सरफेस पे दे दिया जाता है कि जैसे चार्ज एक सरफेस पे है तो यहां पे सिग्मा लिखते हो तो इसका अर्थ क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप कल डिस्क के बारे में पढ़ोगे तो इसका मास दिया हुआ है तो आप बोलोगे सिग्मा से इसका रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि हम ऊपर में क्या रख रहे हैं। ऊपर में वेरिएबल बना दो और नीचे में अगर एल आ रहा है तो लीनियर आएगा, नीचे में ए आ रहा है तो एरियल आएगा, नीचे में वी आ रहा है तो वॉल्यूम आएगा। और ऊपर वाला आप डिसाइड करेगा दूसरा कि दूसरा नाम क्या रखे। दूसरा है कि अगर आपने कैपिटल एन ले लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपके पास नंबर डेंसिटी। अगर ऊपर आपने क्या ले लिया, चार्ज ले लिया, तो ये हो गया आपके पास चार्ज डेंसिटी। अगर आपने ऊपर ये क्यू ले लिया, अगर ऊपर में आपने एम ले लिया तो हो गया मास डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, नंबर, ये वॉल्यूम नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी उस कंडक्टर के अंदर आखिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस करंट को फ्लो करने में काम कर रहे हैं। आपको मॉडल में मैंने बताया था कि सारे चार्जेस, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर के अगर हम कंडक्टर को देख रहे हैं तो सारे एटम मॉलिक्यूल के सारे चार्जेस काम में जुट गए इस करंट को बनाने में, नहीं। प्रोटॉन जो होता है वो अपने न्यूक्लियस में बंधा पड़ा, वो मूव नहीं कर रहा है एज अ होल। कर्नल किसको कहते हैं, उस न्यूक्लियस को प्लस जो इलेक्ट्रॉन उससे बाउंडेड है, वो क्या कर रहा है, अपना स्थिर बना हुआ ऐसे रुक के देख रहा है कि अच्छा ये लोग कूद फान कर रहे हैं, अच्छा तुम इधर से भाग के उधर चले गए, अच्छा तुम इधर भाग रहे हो, ओके, वो कर रहे हैं। तो मुझे किससे एन में किसको कैलकुलेट करूंगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको सिर्फ। तो ये आपके पास वॉल्यूम डेंसिटी है, इसका अर्थ है कि आपके पास ये है, ये चीज आपको दे रखी है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर, ये आपके पास स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, E इज द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको याद रखने की जगह आपको याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, आपको नीट वाले में ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन मैं ए नहीं लिखा हूं सिर्फ क्योंकि आपको ये बात याद रखना रहेगा, आप में एक्सप्लिसिटली बोल देता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे से पास हुआ है, तो ये वही एरिया है। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं। यस सर। ये दो फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं सबको। यस सर। डन डन डन। अब दूसरा बात होता है करंट को जे के साथ दिखाया। जे है क्या, ये है आपके पास करंट डेंसिटी। अगेन डेंसिटी वर्ड आया है तो जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन सच में ये करंट डेंसिटी भी ऐसे ही डिफाइन होती है। ये डेंसिटी एन वाली जो बता रही है ना, इलेक्ट्रॉन एन बाई वी बता रही है ना, ये वाली पता है ये स्टैटिक इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी रुके हुए, मतलब इसमें ऐसे फंसे हुए या ऐसे रुके हुए इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल ये बोल रही है कि इसमें इस वॉल्यूम में टोटल रुके हुए इलेक्ट्रॉन जो हमने दूसरे मॉडल पे लिया है अभी तक, वो क्या रहा होगा उसमें, ऐसे इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होंगे। वो तो अपने अपने टकरा के ऐसे ऐसे अपना चल रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन हमने उसको तुरंत ऐसे मॉडल में बना दिया।
और यहाँ क्या कह दिया कि यहाँ पे जैसे ही आप फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, सब ऐसे ही। और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन वो माइनस ई फील्ड होता है। तो माइनस टाइम्स ऑफ ई का आपके पास है, एक प्रकार से देख लो ये ई अब एक पॉजिटिव वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ का आ गया। ये कुछ अब असर नहीं करेगा, ये माइनस साइन इसके डायरेक्शन के साथ खेलेगा। और डायरेक्शन का क्या कह रहा है कि जिस तरफ ई लग रहा है उसके अपोजिट ले जाओ और उसको ई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो दूसरी वेक्टर बनेगी, वो एफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ गया ना ये चीज? Yes, तो sir. जिधर फोर्स लगेगा उधर ड्रिफ्टिंग होगी। तो जे को भी एक प्रकार से इसी में बताते हैं। अब ये करंट जैसे मूव करती है, इसके लिए बहुत ऊपर कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छी है वो भी चीजें आपको, जैसे कैसे सब डेंसिटी के बारे में बात कर ली, अभी 2 मिनट में सारी डेंसिटी के बारे में रिविजन हो गया। चाहे आप चार्ज डेंसिटी का हो, मास डेंसिटी का हो, नंबर डेंसिटी का हो, सारे के बारे में बात हो गई। तो ये चीजें हम देखते हैं। और साथ में आपके पास, अच्छा इसमें बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ये सब देखना, मास, क्यू, चार्ज, एन, नंबर, ये सब आपके पास कैसे क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी। और ये फिर आपको बताती है कि क्यों इसी के लिए डेंसिटी डिफाइन होती है। क्या यहाँ पे टेम्परेचर रख देते हैं क्या? टेम्परेचर बाय लेंथ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो बहुत सारी चीजें वो खुलती है। मैंने बोला ना फिजिक्स पढ़ने पे फिजिक्स की बातें खुल जाती है। तो वो सभी चीजें हम बाद में करेंगे, एग्जामिनेशन तक ये सब आप मेरे से कभी टाइम ऐसे बैठ के बातें करेंगे फिजिक्स पे। तो अभी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है तो इसे ऐसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप अब करंट को क्या मानिएगा, J.ds। ये बिल्कुल फ्लक्स का भाई की तरह है, स्टोरी भी ऐसे ही बनती है, E.ds की तरह। आप क्या करते हो, एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, उसके अंदर कुछ चार्ज रखे हुए होंगे। फ्लक्स क्या कहते हो कि एक क्या है, एक कुछ फ्लक्स जो बाहर जा रहे हैं सिस्टम से, कुछ फ्लक्स जो है इंटर कर रहे होंगे कहीं पे, कुछ आ रहे हैं सिस्टम में। तो आप बोलते हो कि नेट फ्लक्स इससे क्या हो रहा है सर, दोनों का समेशन, दोनों का समेशन सर। जाने वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं सर, और आने वाले को क्या देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। और ये देगा आपके पास, अगर इसको φ1 कहूं और इसको φ2 कहूं, ग्रीन वाले को φ2 कहता हूं, तो ये आपके पास नेट फ्लक्स देगा। तो आपको देखो एक करंट की तरह नहीं है, कुछ जा रहा है आ रहा है, कुछ जा रहा है आ रहा है, सेम चीज यही करंट के लिए बन जाता है कि आखिर इस क्रॉस सेक्शन से कितना जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो, एक और चीज दिखा देता हूँ चलो। यहाँ पे आ कैसे रहा होगा सर, आप इस क्रॉस सेक्शन पे फिर आ कैसे रहा होगा, ऐसे भी तो पूछ सकते हो सर। तो देखो अगर मान लेते हैं कि एक कंडक्टर को ऐसे लगाया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा आर, इसका पोटेंशियल वी मानते, दूसरे बैटरी को सेम बैटरी, अब इसको लेकिन अपोजिट साइन के साथ जोड़ा, ऐसे इधर वाले को छोटा रखा, इधर वाले को बड़ा, और ऐसे। तो अब देखो इस क्रॉस सेक्शन के कारण, इस क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है, ये बैटरी अपना पॉजिटिव टर्म में से करंट बहा रहा होगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये वाला अपना इधर से बहा रहा होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना जा रहा है आ रहा है सब मिला के बताओ। तो इसी के लिए वहां पे I1 और I2 इसी में अपने आप प्लस हो जाएगा, जब आप रेसिस्टेंस में आप KVL और KCL लगाओगे सब इसमें आप एडजस्ट हो जाता है अपने अंदर में। तो ये भी एक वही वाली स्टोरी बन जाती है, ठीक है? तो आपको आज से ऐसे याद रखना है। अब देखो आपने अगर ये 3-4 चीज याद रख ली ना, बाकी सब डेरिवेशन है, बाकी सब आपके पास डेरिवेशन आ जाते हैं। कैसे कैसे सर डेरिवेशन है, तो देखो आपके पास जे जो है, यहाँ पे जे आप ये लिख दिए, आई लिख दिए, ठीक है? इसको यहां से एक चीज ऐसे लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सर, ये भी लिख सकते हैं सर।
ठीक है, ये लिख सकते हैं सर। तो यहां से आपको लिखना, और सॉरी 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 सॉरी, ये जे कैप थोड़ी है भैया, जे करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड में आना, इसको मैग्नीट्यूड क्या था। ठीक है, अब देखो ये यहां से पहला आपने माना, यहां ठीक है आपने रख दिया J इज इक्वल टू आई बाई ए परपेंडिकुलर। आपने आई के जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, ये वाला, तो क्या आएगा आपके पास, एन ई ए परपेंडिकुलर वी डी, ए परपेंडिकुलर, तो ए परपेंडिकुलर कट गया, आपके पास हो गया एन ई वी डी। अब देखो एन ई वी डी में वी डी का वैल्यू रख दिया इसको, तो फिर क्या आ जाएगा, एन ई वी डी के अंदर आप क्या रखोगे, म्यू टाइम सी। तो आपके पास यही चीज बन जाता है, यही चीज देखो, यही चीज बन रहा है, जे वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला बन जा रहा है, इसको आप सिग्मा कहते हो, इसको आप सिग्मा कहते हो। यही फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बन जाता है। इन तीन चीज को माना आपने, इसको कंक्लूड कर दिया आपने। समझ में आ गया, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो ये चीज आपको ऐसे, फिजिक्स में भी यही काम होता है, फिजिक्स में भी हम काम करते क्या, कुछ चीज मानते हैं, आपके मानने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशंस हमने मान दिया, वहां पे सिंपल सिंपल चीजें मानते हैं, वो गोल होगा, वो हरा होगा, वो नीला होगा, वो ऐसे टकराता होगा, इलास्टिक वे में टकराता होगा, नॉन इलास्टिक वे में टकराता होगा, ये चीज होमोजीनियस होगी। लेकिन वहां पे भी वैसे ही करते, वो चीज मान के फिर क्या करते, कंक्लूड करते हैं कोई चीज हो। और यहाँ पे भी ऐसे हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे भी करेंगे, ये चीज मान लेंगे, क्योंकि हम रट लेंगे, रट लेंगे तो मान लेंगे, तो ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ये वाला मैं ऐड कर दूंगा, ये वाला एक और फॉर्मूला ये वाला आपके पास आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। और ये चीज दो छोटी छोटी बातें बीच में याद रहनी चाहिए अभी एक बार, क्योंकि देखो हुआ क्या कि आपने ये जो निकाला ना, आपने एक प्रकार से यहाँ देखो जे और ई के बीच में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि समथिंग एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो करंट डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब आप हाई वोल्टेज का बैटरी लगाते हो। क्यों, क्योंकि ई का आप फॉर्मूला याद करो, ई आपने क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल टू, आपने ई डी पढ़ा था कि नहीं, वी के बराबर होता है। अगर मैं कोई फील्ड के अगेंस्ट, ऐसे वाला याद स्टोरी करो कि फील्ड के, अगर मैं कांस्टेंट फील्ड है ना, ये भी यहाँ पे भी तो कांस्टेंट फील्ड बनता है, तो कांस्टेंट फील्ड के मैं अगेंस्ट अगर जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो मैं लिख देता था डेल्टा वी, जो होता है डेल्टा वी, तो क्या होता है आपके पास ईडी आता है, पॉजिटिव आता है। अगर मैं करंट फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग में मूव कर रहा हूं तो मेरा ड्रॉप होगा, वो होगा माइनस ईडी। ठीक है, तो यहां पे से आप क्या कहते हो कि यहां से ई को आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, ई को रिप्लेस कर सकते हो आप एक प्रकार से, ई हो जाएगा बाई डी। तो यहां पे आप आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वी डी, और ये वी क्या है, डेल्टा वी क्या है, जो पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। ये कंडक्टर जो है, इसमें एक फील्ड, कांस्टेंट फील्ड बनी हुई है, एक टर्मिनल से इस कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल तक जा रहे हैं, तो यही तो डेल्टा वी है। और ये बैटरी से जुड़ी हुई है, तो इसका पोटेंशियल भी डिफरेंस इस बैटरी के बराबर होगा। तो जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे, करंट डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो यानी हम बैटरी का अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा होगा, जे बढ़ रहा होगा। ठीक है, इन चीजों से रहेंगे। और ये दो रिलेशन ये है आपके पास, इसको कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और ये रोहो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, और म्यू यहाँ पे ये जो आया है, इस म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। समझ में आ गया स्टोरी। यस सर। यस सर। यस सर।
तो अब इस चीजों को फॉर्मूला बॉक्स को ये रखेंगे। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कि आखिर आपने सर इतना समझा तो दिया है कि हम तो ठहरे बच्चे और हमें करो, हमें नहीं आया है क्वेश्चन, तो एक ये क्वेश्चन करके देखिए, कोशिश कीजिए। पहला है आपका अप्रोच, करके देखिए इस चीज को। नहीं हो पा रहा है क्या? तो किस लिए हम बैठे हैं, करवाएंगे ना आपसे। देखो बेटा कैसे काम करते हैं, ठीक है? आप अब जो ट्राई कर रहे हो साथ में ट्राई करते रहना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे आंसर रिवील नहीं कर रहा हूँ या कुछ हो नहीं रहा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर, ठीक है, 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन अ, एक सेकेंड, 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross sectional area, this one is v, and this is the drift velocity। drift velocity आपके पास दी हुई है, v दी हुई है, आपके पास करंट दिया हुआ है, v इज इक्वल टू vd इज इक्वल टू आपके पास v दिया हुआ है, i आपके पास क्या दिया हुआ है, 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, आपके पास और क्या दे रखा है, a दे रखा है 5 mm², और क्या दे रखा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ द कॉपर n दे रखा है, पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब कह लो या कुछ भी हो, मोल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हाँ, इफ द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज गिवन, द वैल्यू ऑफ v इन mm/सेकेंड इज, बहुत बच्चों का आंसर भी आ गया है, ठीक है ठीक है, देखते हैं बेटा। बहुत अच्छा चल बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे आप अप्रोच करोगे, कौन सा फॉर्मूला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आपको बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ ऐसा आपने लिखा था क्या, NEAVD कुछ सर बता रहे थे उस दिन, पता नहीं ऐसे, सॉरी, ये देखो मैंने भी गलती कर दी, I इज इक्वल टू NEAVD बता रखा था, कुछ ऐसा बता रहा है, क्योंकि I दे रखा है, A दे रखा है, A परपेंडिकुलर दे रखा है, N दे रखा है, आपको जब जैसे जैसे फॉर्मूला यूज करोगे ना याद आने लगेगा, इसी के लिए यही कॉन्सेप्ट हम बैठा रहे कि आपको कुछ गिवन डेटा से फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये स्ट्रैटेजी है हमारी अब, ठीक है। तो n दे रखा है सर, ठीक है सर, n दे रखा है 9 × 10⁻28 सर। अब देखो सर, होल्ड डाउन, मीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है, E कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻−19, कितना होता है, कूलम होता है, होल्ड डाउन, सब ऐसा यूनिट में है ना, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना यार, ये वाला क्या है, अभी कूलम है, कुछ दिक्कत नहीं है। ए आपके पास दे रखा है मिलीमीटर², 5 मिलीमीटर²। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सावधानी बरतते हुए, मिलीमीटर² यानी ऐसे लिखेंगे मिलीमीटर², इसको क्या लिखेंगे, 1 m को, मिली मतलब कितना होता है बताओ, 10⁻³
एक मिनट, सबको आपको दिखा देता हूँ, ये वाला चीज भी मैं ऐड कर देता हूँ। चाहे मैं, ठीक है, बाद में ऐड करवा दूंगा। याद रखिएगा एक चीज आएगा, डेसी आपको मालूम होना चाहिए, सेंटी मालूम होना चाहिए, मीली मालूम होना चाहिए, माइक्रो मालूम होना चाहिए, नैनो, minus इसको 4 नैनो। minus 9. तो ऐसे करके आपकी एक चार्ट आता है, वो चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे एक ऐड कर दूंगा, ठीक है, इसमें फॉर्मूला बॉक्स में सबस्क्रिप्ट के। अब ये 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर है, तो यहां जब खुलेगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये मिलीमीटर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1 मिनट मैं देता हूं आपको। ये और इतना कितना हो गया, 5 × 10, और ये अभी तक, अब क्या हमने ऐसा क्यों किया, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब ये ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और क्या आ गया आपके पास, एन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए दे रखा है, वीडी नहीं मालूम है, आई दे रखा है 1.5। अब बताइए क्या होगा वीडी, आप कीजिए, मैं आता हूं। हो गया, एक और आंसर आया। अभी क्यों नहीं आ रहा है फिर, अब क्यों नहीं आ रहा है सब बच्चों का, आपने कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो क्या? इसके बाद क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, सब आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ये कैलकुलेशन जल्दी करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। अरे देखो, कुछ भी कर लो, अब मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो ऐसे सोचो, 1.5 है, ये 1.6 है, रफली मार दोगे इसको। अरे यार, रफली मार दोगे इसको। इसको कैलकुलेट करो, 10⁻⁻19 ये चला गया, तो हो गया आपके पास यहाँ पे कितना है, 8 9, 10⁻9 बच गया। 10⁻9 में से ये 6 चला गया, तो बच गया 10⁻3। तो हो गया आपके पास लगभग लगभग 1, इधर हो गया 9, 9 × 5, 9 × 5 = 45, और ×10 × 3 आ रहा है ना। हाँ 28। हाँ देखो, 28 में से 19 के 9, 9 9 में से ये 3 गया, 3, हाँ 3 आ रहा है, और इंटू वीडी। सो आपके पास आंसर आ रहा है एक टाइप से, मिलीमीटर में चाहिए ना, 1/45 वीडी के पास आ रहा है। यही आ रहा है क्या सबका? और ये आएगा आपके पास मिलीमीटर में, क्योंकि 10⁻, ये जो 3 होगा। अरे यार, करते हैं।
ये जो आएगा नीचे में 10⁻³ जाएगा, अब ये ऊपर ले जाएंगे तो -3 बनेगा, तो 1/45 कितना आता है? ये VD होगा। सबका D आ गया, सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है ना? एक मिनट मैं कैलकुलेटर से भी लगा देता हूँ, नहीं तो मेरे को मालूम चलेगी मैंने ही गलती कर दी। अरे तुम लोग कैलकुलेटर का मत करना, टीचर को थोड़ा सा तो लिवरेज दो, है कि नहीं? नहीं सर हम भी करने लगेंगे, आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हम क्या कम हैं? हम भी आपके बराबर हैं सर, ऑल आर इक्वल सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? कैसे शॉर्टकट ऐसे करके कैलकुलेशंस को इजी बना देना है। उसमें आपको मेन पर्पस क्या है, वो 10 की पावर को देखना चाह रहा है कि कैसे आपके पास पैसे आएगा। तो ये जो आएगा वो हो जाएगा 0 पॉइंट, जो आंसर आ रहा है 0.2। अब देखो हमने गारंटी लिया था ये सारा कुछ जो है SI यूनिट में है, तो VD भी हमारा SI यूनिट में ही होगा, इसी के लिए बात की गारंटी ली थी, इसी के लिए मिलीमीटर को कन्वर्ट किया था। इस बात की गारंटी कब आती है? जब आप सब कुछ SI यूनिट में करोगे, तो VD का भी यूनिट जो आएगा वो SI यूनिट में ही आएगा। तो आएगा आपके पास, ये आएगा यहां से आपके पास ये 1/45 को किया तो ये आ रहा है 0.022222 ऐसे करके चलते जा रहा है, ठीक है। और इंटू 10⁻³ ये आपके पास आएगा मीटर पर सेकेंड में, ये VD आएगा। और इसको ऐसे लिख देंगे, इसको आ जाएगा मिलीमीटर पर सेकेंड, आपके पास ये यूनिट हो जाएगा इसका, और ये आंसर आ जाएगा। सबको सबका समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक, सर। नहीं आए? अरे कौन बच्चा है? नहीं था, कहाँ देखा तूने? मैं देखा उसको आर्ट की। देखा है? अरे सिमरन बेटा, हेलो, म्यूट म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। हाँ चलो, भाई भाई ऐसे तंग करते रहता होगा, पढ़ने नहीं देता हो, कहता है क्या ये सब पढ़ते रहते हो, है कि नहीं? अरे होता है सब। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर, जिसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है, उस मटेरियल जो कॉपर मटेरियल कॉपर कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, कितना हो रहा है करंट, उसका वैल्यू है 5 एम्पियर। उस मटेरियल का जो जिस जिस वो कंडक्टर का जो मटेरियल है कॉपर, उसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है, और क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे रखा है। तो आपको याद रखिएगा, जब हम कॉपर ऐसे कंडक्टर जब बोल रहे हैं, तो हम हमेशा जनरली ऐसे मानेंगे कि हमारे वायर कैसे एक सिलेंड्रिकल टाइप के हैं, अनलेस वो गिवन ना हो कि ऐसा आपको बनाना हो। अगर एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में लिखा हो कि आप बार अज्यूम करके बनाइए इसको, ये आपके लिए वायर की तरह एक्ट करेगा, तब आप बनाइएगा। नहीं अगर लिखा रहेगा तो क्या करोगे, सिलेंडर मानोगे। तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया निकाल लोगे बालक लोग। तो यानी एक प्रकार से आपको एरिया दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, रोहो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है परपेंडिकुलर, मोबिलिटी पूछ रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे रखी है। अब बताओ कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखो, एक पहला बात मेरे माइंड में आएगा, म्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू NE म्यू, यही पढ़ा था ना। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ρ, यही तो रेसिस्टिविटी ये दे रखी है, N इंटू म्यू। NE नहीं मालूम है मुझे, NE कैसे निकाले सर? आई में एक जो फॉर्मूला आता था NE VD, सर इसमें सर आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, VD दिया हुआ है, तो NE आ जाएगा सर, तो उसके बाद म्यू निकल जाएगा सर। अरे आएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ट्रिक समझे ना कैसे काम कर रहा हूं? जो निकालने के लिए बोल रहा हूं उसका क्या पढ़ा हुआ, उसका फॉर्मूला क्या है, उस पर सोचेंगे। ठीक है, ये होता है आपके पास कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में ये रिलेशन है, आपस में इतने घनिष्ठ हैं, इतने घनिष्ठ हैं, मतलब मित्रता है
कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये अगर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ऐसा तो तभी होता है ना जब दुश्मनी होता है भैया। जब तुम गरीब होगे तभी तो तुम्हारे दुश्मन अमीर होंगे, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में ऐसे संबंध है। तो कंडक्टिविटी सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी, एक कंडक्टिविटी, उसको कंडक्टर में बोल क्यों रहा है? ऑफ कोर्स जितना आराम से वो करंट पास करने देगा, यानी एक लो रेसिस्टेंस का होना चाहिए। वो लो रेसिस्टेंस के लिए होने के लिए अगर मैं ऐसे सोचूं कि लो रेसिस्टेंस का होना चाहिए, तो रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये बोलूंगा सर, तो ये वाला यहाँ पे सर देखो, कोई एक पर्टिकुलर सबका अगर मान लेते हैं लेंथ, अगर मान लेते हैं कि लेंथ और एरिया सबका सेम होगा, अगर 3 मटेरियल लेते हैं जिसके लिए लेंथ, 3 कंडक्टर लेते हैं जिसके लिए एल और ए सब सेम है, लेकिन अगर एक को मैंने कॉपर का लिया, एक का एल्युमिनियम का लिया, एक का मैंने आयरन का लिया, तो रोहो सबके लिए, ये सॉरी रोहो सबके लिए डिफरेंट होगा सर। और जिसका रोहो कम रेसिस्टेंस उसका कम, तो कंडक्टर एक प्रकार से अच्छा यानी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई ना? तो ये वाला क्वेश्चन करोगे कि इसमें भी प्लस माइनस ही है, इसमें समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो कर Yes, लोगे sir. ये वाला क्वेश्चन करके सब? मेरे को क्या करना है, आपको ये 2 क्वेश्चंस करके आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है? उसके बाद अभी देखो टाइम कितना हो गया। देखो ये मेथड से आपको क्या हो रहा है, अप्रोच को हेल्प समझिए। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूला सीड करोगे वो सीख रहे हो। आप कैसे, सबसे पहले आप ट्राई क्या कर रहे हो, गिवन डेटा के हेल्प से, कि गिवन डेटा क्या है और क्या पूछ रहा है, किसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, कि कंडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, कि रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो भैया, उसके फॉर्मूला से रिकॉल करोगे और गिवन डेटा के हेल्प से उसको सुधारने की कोशिश करोगे। ये प्रैक्टिस है, एक बार कर लोगे क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और आज के लिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है, 1-2 दिन के बाद जब ये पूरा अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा ये वाला चीज, तो आपके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये देखिए, रेसिस्टेंस के केस में आपके पास जब भी रहेगा तो ओहम्स लॉ में आपको याद रखिएगा, रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का कैसे निकालते हैं, तो वो होता है रोहो एल बाई ए। एल क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ। आप देखिए अगर कोई भी कंडक्टर है, जैसे कुछ बोल नहीं रखा है, तो उसको क्या अज्यूम करेंगे कि सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो, सिलिंड्रिकल शेप का हो वो कंडक्टर होगा, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये। क्योंकि क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस सिलेंडर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, लेंथ के अलोंग। तो लेंथ के अलोंग वाला जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनते जाएगा। तो ये वाला एरिया सर, समझ में आया? और इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, लेंथ के अलोंग, ये लेंथ के अलोंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ओहम्स लॉ तो लगते ही रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर। जितना इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस R होगा, और मान लेते हैं इसके थ्रू, उस कंडक्टर के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा होगा उसको I कहते हैं, तो I इंटू R जो होगा वो एक्चुअली A, इस टर्मिनल और इस कंडक्टर के 2 एंड पॉइंट A और B लेते हैं, तो VA माइनस VB होगा, और दैट इज इक्वल टू IR होगा। लेकिन इस बात में ध्यान रखेंगे कि VA ज्यादा होगा कि VB ज्यादा होगा, ये कैसे देखेंगे, तो बोलेंगे कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेसिस्टर में। ये एक प्रकार का आपका रेजिस्टर ही कहलाएगा, आगे इसका नाम रखाया जाएगा कि कंडक्टिव ओहमिक रेजिस्टर कहा जाएगा इसको ओहमिक रेजिस्टर इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस R होगा, इसके थ्रू करंट I पास हो रहा होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा आपके पास V। और ये V कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट इसका मान लेते हैं, इस रेसिस्टर का 2 टर्मिनल होता है, उसके 2 टर्मिनल के एंड पॉइंट
यानी टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट ही होता है। तो दो टर्मिनल होंगे ए और बी, और अगर मैं जानना है कि कौन सा ज्यादा हाई पोटेंशियल पे है तो मैं बोलूंगा सर कि करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, तो इसके लिए ऐसे समझेंगे, हाई पोटेंशियल के लिए लंबा टावर बनाएंगे, लो पोटेंशियल के लिए छोटा टावर बनाएंगे। अगर गेंद फेंकोगे ऐसे रस्सी लगा के, अगर कोई उसके ऊपर ये ये रिंग फंसा के गिराना है, ऐसे भेजना है, तो कैसे जाएगा? रिंग इधर लगाओगे तब जाएगा, कि रिंग नीचे लगाओगे तो और अपने आप ऊपर चला जाएगा? तो ऑफकोर्स ऊपर से नीचे जाएगा कि नहीं। तो करंट का डायरेक्शन ये, तो रेसिस्टर का भी डायरेक्शन ऐसे, ये देखिए, ये आपके पास करंट का डायरेक्शन ये आएगा। कैसे सर? देखिए, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो की ओर जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर। अगर करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, रेसिस्टर से गुजर रहे हैं सर, तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप होते जाता है। और जिस टर्मिनल पे जहां जाके करंट जहां रुकता है, यहाँ पे रुक रहा है, ये लो पोटेंशियल पे होगा सर, और हाई पे ये होगा। तो यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। अगर यही बात करंट अगर इधर से फ्लो कर जाता सर, तो मैं ये लिखता कि करंट क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी करंट का डायरेक्शन तब ऐसे बनाएंगे सर, देखिए सर, ऐसे बहेगा करंट। तो ये हाई पोटेंशियल पे है सर बी, तो बी इस बार हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो दिस इज इक्वल टू IR, ये भी वही होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये डेल्टा V। अज्यूमिंग हाई पोटेंशियल को आगे लेते हैं, लो पोटेंशियल को हमेशा नीचे लेते हैं, वो हमेशा IR आएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये सच बताते हो कि तुम पूछते नहीं हो तुम लोग? दिव्या बेटा, अंचल बेटा, अनीश बेटा, पल्लवी बेटा, अंजलि बेटा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। आ रहा है ना? ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, इसका भी अब आप एप्लीकेशंस यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में अभी देखेंगे कैसे इसको निकालते हैं। और ओहम्स लॉ में आपको ये देख लीजिए, ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया, आपके पास जो कंडक्टर पढ़ रहे हैं ओहमिक का पढ़ रहे हैं, और उस टाइप से कंडक्टर में उसके कंडक्टर्स को पढ़ रहे हैं जिसका मॉडल अभी हमने जिसके बारे में बात किया, कि जिसके अंदर चार्जेस कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर उधर मूव कर रहे हैं। इनके केस में और अलग मॉडल आती है, उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में रिलेशन जानते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम एक बैटरी सेटअप करते हैं सर, इस बैटरी सेटअप करते हैं, और ये वेरिएबल बैटरी होती है। यानी सर आपके पास क्या होता है, ये वेरिएबल बैटरी होती है, तो इसको एक मान लेते हैं वोल्ट मीटर से नाप रहे हैं, तो यहाँ पे एक रीडिंग आ रही है सर। ठीक है, और यही वही यहाँ पे भी वही रीडिंग आ रही होगी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा होगा, इसका एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर से नाप लेंगे यहाँ से करंट। इनके बीच में हम रिलेशन देखते जाते हैं सर। तो ओहमिक में क्या होता है ना, कि जैसे जैसे हम ये V इज इक्वल टू IR जो लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम V बढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि R तो कांस्टेंट बना रहेगा। इसी के लिए याद रखिएगा ये बात, एक और चीज, आप ये मत बोल दीजिएगा कि IR, आपको मैंने बोला था रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है, ठीक है, आपके पास जो आएगा, वो आपके पास पूछा जाए कि क्या ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसके अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो एक प्रकार से हमने लगाया है बैटरी, क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ से तो दिख रहा है सर R इज इक्वल टू V/I, तो यहाँ पे बोल देना चाहिए मुझे प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि V और I आपस में संबंध बनाए हुए हैं। जैसे कि कैपेसिटेंस में देखे थे, कैपेसिटेंस में क्या बोले थे कि Q/V तो होता है, लेकिन डिपेंड कैसे होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर जाके जैसे पैरेलल प्लेट पढ़ते हैं, तो वहां पैरेलल प्लेट में पढ़े थे ε0 A/T, और अगर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ हुआ तो K टाइम्स, और ये K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, आर इज नॉट, अभी देखिए अगर आप इसका आर ये वी बढ़ा दीजिएगा तो ऐसा नहीं इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, इसका मटेरियल चेंज हो ही नहीं रहा है। तो आप याद रखिएगा रेसिस्टेंस के बारे में पूछे कि कैसा है, किसके साथ संबंध है, तो यहाँ पे ये वाली चीजें मैं नहीं बता सकते क्योंकि वी और आई आपस में संबंध बनाए हुए, इंडिपेंडेंट नहीं है वो एक दूसरे से। तो यहाँ पे आर के जब पूछा जाए कि किसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। हाँ, अगर इस कंडक्टर का लेंथ मैं बढ़ा दूं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा सर। इसकी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं बढ़ा दूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दूंगा सर तो करंट और आराम से पास होगा, यानी इसकी रेसिस्टेंस घट जाएगी सर। अगर मटेरियल मैं चेंज कर दूं, मैं कॉपर के जगह कोई दूसरा खराब सा एक इंसुलेटिंग टाइप का जिसका ये आपके पास रोहो जो होता है मतलब रेसिस्टिविटी बहुत ही घटिया हो, उसका यूज करूंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और उससे आपको एक प्रकार से जो भी होगा सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हमने किसी कंडक्टर को लगा के रखा है, और दूसरा बात रेसिस्टर एक और चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। बस इसके अलावा नहीं डिपेंड करेगा, ये मत सोच लीजिएगा। ये रिलेशन तभी होता है जब Q और V आपस में इंडिपेंडेंट होते, तब ये कहा जा सकता था। जब V और I आपस में इंडिपेंडेंट होते तब ये कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपने V दोगुना कर दोगे, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बैटरी से जोड़ा, यहाँ पे दोगुना कर दिया मैंने, तो यहाँ करंट भी दोगुना हो जाएगा। यहाँ V बढ़ा दिया दोगुना, तो आप देखो एक प्रकार से V इज इक्वल टू IR लिखोगे उस इक्वेशन के लिए, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। अब इसमें जो V वाला बैटरी की जगह आप इसको 2V वाला बैटरी बना रहे हो तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो उसके लिए V इज इक्वल टू IR अभी भी बना हुआ है, यानी हमने क्या किया, वोल्टेज दोगुना कर दिया, उसका रेसिस्टेंस वही रहेगा, लेकिन इस बार करंट क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और ये V और I का रिलेशन जो होता है, इसका स्लोप, और एक और बात है जो कि मैं जनरली नहीं करता हूं, वो ये है कि एक्चुअली में R जो होता है वो होता ये, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं R आपके लिए निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, आप या तो ये करोगे कि सर यहाँ पे देखिए सर इसका V का वैल्यू और I का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप बोलोगे सर ये रहा V का वैल्यू, ये रहा I का वैल्यू, यही रहा ना, और मैं कर दूंगा V क्या हो जाएगा, V बाई I। तो इस पॉइंट पे इसका रेसिस्टेंस ये नहीं होता है, ये dV बाई dt होता है। यानी यहाँ पे एक डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे एक क्या होता है, dV बाई dt क्या हो जाएगा, यानी इस कर्व का इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टैंजेंट का जो स्लोप होता है tan थीटा वो होता है 1/r। सॉरी यहाँ पे आपके पास सॉरी वहां होगा r, और ये क्योंकि मैं बोल रहा हूँ V और I वर्सेस, ये वाला ग्राफ के लिए V और I वर्सेस के लिए, तो ये चीज जनरली लैब में हम इससे नहीं करते, हम ये ग्राफ रखते हैं। इसके लिए पता है क्यों रख रहे हैं, V को क्यों हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ना लैब में V को चेंज करते हैं, तो जो चेंज करते हैं वो उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जिसको रीड कर रहे हैं उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास निकालना है तो यहाँ पे आपके पास जो स्लोप आएगा tan थीटा वो आपके पास 1/r देगा, जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, ये डीप है, ये चीजें आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ के लिए ये देखो, यहाँ के लिए कैसे हो जाता है कि यहाँ के लिए भी वही वाली बात कैसे होती है, dV बाई डी क्यों ऐसे आ जाती है, ये इसके बराबर है कैसे, तो देखो सर यहाँ पे dV बाई डी आप क्या लिख रहे हो, R लिख रहे हो, ये V और I के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है सर, V और I के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता हूं, R I के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो R बाहर आ जाएगी अपना, तो R बाहर आ गई है, तो यहाँ DI का इंटीग्रेशन I लिमिट रख देंगे, dV का इंटीग्रेशन V लिमिट रख देंगे। जब सर V 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट 0 है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस V है, V मान लेते हैं, ये V और ये V समझ रहे हो ना, दोनों अलग है, V नॉट मान लो,
वी नॉट है तो यहाँ आई नॉट होगा। तो यहाँ पे अब रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आता है वी नॉट माइनस जीरो इज इक्वल टू आर आई नॉट माइनस जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू आर आई नॉट। इसी के लिए हम हमेशा कहते हैं ये चीज ये सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन, और ये तभी हो रही है जब ये ओरिजिन से पास होगा हमेशा। इसी के लिए आप देखिएगा कभी भी ये वाला जो आई वर्सेस वी ग्राफ आएगा उसमें ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। और हमेशा इसके लिए क्यों फेवर करते हैं आई वर्सेस वी ग्राफ? क्योंकि हम वी को चेंज करते रहेंगे, और वी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, करंट उस कंडक्टर में बढ़ेगा लेकिन रेसिस्टेंस वही बना रहेगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और मटेरियल के डायमेंशन के ऊपर। जो मटेरियल ले रहे हैं और जिस टाइप के उसके डायमेंशन कैसे लिए, डायमेंशन मतलब उसके लेंथ कैसे लिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लिया। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखेंगे। अब अगले कहानी में आपको देख लेंगे बाकी सारी चीज। और ये देखिए सेमीकंडक्टर एलॉय की स्टडी होती है, ये थोड़ी अलग आ जाती है। हमारे जनरली ये मेटल की स्टडी होती है। ठीक है, तो ये चीजें फॉलो होती है। और ये देखिए हम कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है, 10 टू द पावर माइनस 12 ऑर्डर की। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये देखो 10 टू द पावर माइनस 12, फिर इससे जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगा 10 टू द पावर माइनस 6, फिर और बढ़ते जाता हूँ 10 टू द पावर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे कोई आ जाएगा कोई दूसरा 10 टू द पावर माइनस 5। ये धीरे 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 बढ़ रहा है, यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ आ रहा है 10 टू द पावर 5, और ये हो जा रहा है इसके आगे 10 टू द पावर 16 यहाँ चलते जा रहा है। तो ये देखिए आपके पास जो कंडक्टर है ये इस रेंज में फॉलो कर रही है, यानी रेसिस्टिविटी इसकी बहुत कम है। सेमी कंडक्टर की इसके बीच में आती है, सेमी कंडक्टर की यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक आती है, और इंसुलेटर की जो स्टोरी है वो अपना उधर चली जाती है। तो इससे जितना और कम होते जाएगा वो गुड कंडक्टर की कैटेगरीज में आते जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, और रेसिस्टिविटी की ये टेम्परेचर वाली स्टोरी ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ये पढ़ाऊंगा फिर 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर लगाएंगे और काम करेंगे। और अब आपसे जो भी फॉर्मूलाज बोला जा रहा है आप उसको माइंड में रख लीजिएगा, उसको वैसे ही रटना स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, सर ने बोला था I इज इक्वल टू NEAVD, कुछ बोला था, ए में बोला था कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एन जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पूरे कंडक्टर के जो वॉल्यूम है उसमें कितने हैं टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो होता है N/V होता है, जिसको कहते हैं कि वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। अच्छा, ई जो है स्मॉल ई मैग्नीट्यूड है, किसी भी एक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो उसकी वैल्यू है। अच्छा, और फिर आती है एरिया आ गई, और वीडी जो हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब हम एक कंडक्टर में एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बैटरी के हेल्प से। बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्रोड्यूस करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फील्ड आती है, और ये फील्ड कैसी फील्ड होती है? कांस्टेंट फील्ड होती है, और इस कांस्टेंट फील्ड में ये क्या करती है? ड्रिफ्ट होती है एक प्रकार से। इस कांस्टेंट फील्ड में एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन वाला केस नहीं मानेंगे कि वो चीज एक्सेलरेट होते हुए जा रही है, नहीं। अब हमने मॉडल चेंज कर दिया, जब ई नहीं थी तो सब इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे, और जैसे ही ई आएगी एक वेलोसिटी से क्या करेंगे? ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक प्रकार से वीडी जो आपको फॉर्मूला लिखाया था वो माइनस टाइम म्यू ई रखा था, राइट है, और ये रखा था। तो आपको एक प्रकार से मैंने बोला था कि यहाँ पे कि जैसे जैसे ई जैसे आप बढ़ाओगे
VD बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने VD का एक प्रकार से देखोगे तो आपने मटेरियल अगर एक बार फिक्स कर दिया तो उसका म्यू भी फिक्स हो जाएगा, और उसने आपने बैटरी एक बार फिक्स कर दिया कि मैंने 9 वोल्ट का बैटरी ले लिया है तो ये ई फिक्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है कि कोई यहां से पहले तेजी से भाग रहा है, नहीं, एक कांस्टेंट एवरेज स्पीड, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है। जब तक लिए ई रहेगा तब तक लिए मूव करते रहेगा, जैसे ही खत्म ये मूव करना बंद और रुक जाएगा, और फिर उसके बाद कोई भी क्रॉस सेक्शन से करंट नहीं फ्लो होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, आंचल बेटा उसका बी आंसर आया, ठीक है बेटा, देख लेना आप उसका अगर आया है तो। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, थोड़ा आलसी इंसान हूं। तुम लोग कर लेना, ये नहीं बोला कि सर मेरे आलसी, तो बच्चे भी आलसी, हैंस प्रूफ। फिजिक्स घुसा देते हो हर जगह। ठीक है, तो ये चीजें बस छोटे छोटे, अब इस अप्रोच से आपको बेटा क्या होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो। इससे क्या है कि मैं मान रहा हूँ कि जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर से थ्योरीज बताने का, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस कैसे ढूंढ रहे हो, कैसे फॉर्मूलाज ढूंढ रहे हो, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। मैं, अरे यार मैं लेट हो गया। हेलो सर, मैम कौन है आज? अरे सर, अरे सर, सर आप हो? हाँ सर, मैं निकल रहा हूँ, मेरा अभी दूसरा क्लास है सर, उधर के बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक सर है? आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। अच्छा, मैं छोड़ूंगा तो वो हो जाएगा, आपको पहले होस्ट तो बना दूं। अरे सर बोल दिया करो, नहीं तो होस्ट छूट जाते हैं ना। भाई अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना, यही एक मिस्टेक हुआ था। अगर रिकॉर्डिंग मतलब मैं क्लोज करता ना, मीटिंग पूरी ऑफ। ठीक है, चलो बच्चों, बाय।